हेलो एंड वेलकम टू द इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ हिस्ट्री। मैं हूं शुभम वशिष्ठ और आज हम इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय करेंगे हिस्ट्री से और समझेंगे हिस्ट्री के सब डिविजन्स, किस बेसिस पर ये सब डिवीजन किए जाते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे के टेलीग्राम चैनल पर। आइए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन द जर्नी। हिस्ट्री है क्या? हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स, पर्टिकुलरली ह्यूमन अफेयर्स। हम ह्यूमन अपने आप पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो ऑफकोर्स ह्यूमन अफेयर्स के बारे में जो पास्ट इवेंट्स हैं उनको पढ़ते हैं। द होल सीरीज ऑफ पास्ट इवेंट्स कनेक्टेड विद अ पर्टिकुलर थिंग और अ पर्सन। अब हिस्ट्री का ये देख लेते हैं कि हिस्ट्री का डिवीजन कैसे किया जाता है। तो हिस्ट्री का डिवीजन किया गया है प्री हिस्टोरिक पीरियड में, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में एंड हिस्टोरिक पीरियड में। अब ये सब डिवीज़न किस बेसिस पे किया गया है उसको समझ लेते हैं। हिस्ट्री का ये सब डिवीज़न किस बेसिस पे किया गया है, वो बेसिस है सोर्सेस। सोर्सेस क्या होते हैं? सोर्सेस वो आर्टिफैक्ट्स होते हैं जो कन्वे करते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट। क्या क्या हो सकते हैं वो सोर्सेस? कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स, लिटरेरी सोर्सेस, डॉक्यूमेंट्स, पेंटिंग और इंस्क्रिप्शंस। सोर्सेस के बिना हिस्ट्री महज एक कहानी है। इफ़ द हिस्ट्री इज़ नॉट सपोर्टेड बाय सोर्सेज तो वो एक महज कहानी रह जाती है। इट हैज़ टू बी सपोर्टेड बाय द सोर्सेज। अब सोर्सेज किस किस तरीके के हो सकते हैं वो हम समझ लेते हैं। सोर्सेज हो सकते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, एपिग्राफिकल सोर्सेज, न्यूमिस्मैटिक्स और लिटरेरी सोर्सेज। एक एक करके इनके एग्जाम्पल्स ज़रा देख लेते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आर्कियोलॉजी। अच्छा, आर्कियोलॉजी है क्या? आर्कियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट यूजिंग ह्यूमन रिमेन्स। ह्यूमन रिमेन्स कुछ भी हो सकता है ह्यूमन रिमेन में, जैसे स्केलेटन यानी कि उनकी जो बोन्स रह गई हैं वो हो सकते हैं। एक एक करके देख लेते हैं। तो जो बरियल सिस्टम है, ठीक है, जो बरियल सिस्टम है उससे हमें बहुत कुछ पता चलता है उस टाइम पीरियड के बारे में। किस तरीके से उन्हें दफनाया गया है, किस ओरिएंटेशन में उन्हें दफनाया गया है, नॉर्थ टू साउथ दफनाया गया है, ईस्ट टू वेस्ट दफनाया गया है, कोई भी ओरिएंटेशन हो सकता है। या दफनाने के साथ साथ उनके साथ कोई चीज़ें रखी गई हैं, क्योंकि कुछ कल्चर्स में आफ्टर लाइफ में भी बिलीव होता है। तो बरियल सिस्टम से भी हमें बहुत कुछ पता चलता है। उसके बाद हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में है टूल्स। टूल्स से भी हमें बहुत कुछ पता चलता है। टूल्स किस मेटल के बने हैं, मेटल के हैं कि स्टोन के हैं, बोन के भी टूल्स हमें मिले हैं। तो टूल्स के बारे में भी उस टाइम के कल्चर के बारे में बहुत पता चलता है टूल्स से। नेक्स्ट इज़ पॉटरी। पॉटरी से भी हमें उस टाइम के कल्चर के बारे में बहुत ज़्यादा पता लगता है। नेक्स्ट आर्कियोलॉजिकल सोर्स इज़ लिविंग स्ट्रक्चर्स। लिविंग स्ट्रक्चर्स वो कैसे रह रहे थे, कैसे मकानों में रह रहे थे, ये भी बहुत कुछ बताता है उस टाइम के कल्चर के बारे में। सो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हमने क्या क्या देखा है? ह्यूमन ग्रेव्स, टूल्स, पॉटरी एंड लिविंग स्ट्रक्चर्स। उसके बाद अभी हमारा आर्कियोलॉजी इज़ डन, देन देर इज़ एपिग्राफिकल सोर्सेज। एपिग्राफी क्या है इसको समझ लेते हैं। सो एपिग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शन यानी कि गोद के लिखी हुई चीज़ों को, उसकी स्टडी को क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। एपिग्राफी के जो एग्जाम्पल्स मैं बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, सो प्लीज़ नोट इट डाउन। एपिग्राफी के एग्जाम्पल्स हैं, सबसे पहला एग्जाम्पल है जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन। जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन किसके बारे में? फेमस शाका रूलर रुद्रदमन के बारे में। इसमें लिखा हुआ है कि रुद्रदमन ने सुदर्शन लेक जो है काठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट में उसे रिपेयर कराया था। ओके, नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल जो है वो है हाथी गुम्फा केव इंस्क्रिप्शन। हाथी गुम्फा केव इंस्क्रिप्शन किसके बारे में मेंशन करता है? जैन रूलर खारवेल के बारे में मेंशन करता है, जो कि कलिंगा के रूलर हैं। और इनकी पूरी जो रेन की बायोग्राफी है वो 13 लाइन्स में इसमें मेंशनड है। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं तो वो है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति जो है जिसके किसके बारे में मेंशन है? समुद्रगुप्त के बारे में मेंशन है और उसकी कॉन्क्वेस्ट के बारे में मेंशन है बाय हिज कोर्ट पोएट हरिसेन। समुद्रगुप्त को क्या बोला जाता है? समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया, समुद्रगुप्त को बोला जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया। किसने बोला था ये? वी ए स्मिथ ने बोला था। वी ए स्मिथ ने समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला था, ठीक है। और इसके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है कि समुद्रगुप्त अपने इंटायर पूरे रेन में कभी भी कोई वॉर नहीं हारा था? वो हमें पता चलता है प्रयाग प्रशस्ति से, ठीक है। प्रशस्ति होती है बायोग्राफी, ठीक है, और ये किसने लिखी है? इसके कोर्ट पोएट हरिसेन ने। उसके बाद नेक्स्ट जो इंस्क्रिप्शन है वो हमारे पास है ए होल इंस्क्रिप्शन। ये किसने किया है?
ये है पुलाकेशिन सेकंड, चालुक्यन डायनेस्टी के ये रूलर हैं पुलाकेशिन सेकंड, और इनके कोट पोयर रविकृति ने इसे लिखा है। इससे हमें पता चलता है कि इन्होंने हर्षा यानी कि हर्षवर्धन को हराया था व्हेन ही वाज ट्राइंग टू क्रॉस नर्मदा। नर्मदा नदी को क्रॉस करने वाले थे हर्षवर्धन, पुष्यभूति डायनेस्टी के जो रूलर थे, और पुलाकेशिन सेकंड ने उन्हें नर्मदा के ऑन द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा हरा दिया था। तो एपिग्राफिकल सोर्सेज में हमने क्या देखा है, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, हाथी गुम्फा केव इंस्क्रिप्शन, प्रयाग प्रशस्ति और एहोल इंस्क्रिप्शन। तो हमने अभी तक क्या क्या सोर्सेज कर लिए हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज समझ लिए हैं, एपिग्राफिकल सोर्सेज समझ लिए हैं। अब बारी है नुमिस्मैटिक्स की। नुमिस्मैटिक्स क्या होता है? नुमिस्मैटिक्स इज द स्टडी ऑफ कॉइन्स। कॉइन्स की स्टडी को क्या कहते हैं? नुमिस्मैटिक्स। कॉइन्स से हमें बहुत कुछ पता चलता है, किस तरीके की प्योरिटी यूज़ की गई है कॉइन्स में, उससे हमें उस टाइम की इकोनॉमी के बारे में पता चलता है। कितनी प्योरिटी का गोल्ड कॉइन है, कितनी प्योरिटी का सिल्वर कॉइन है, हमें क्या पता चलता है उस टाइम की इकोनॉमी के बारे में। कौन से रूलर की इमेज इंस्क्राइब्ड है उस कॉइन पे। कभी कभी ऐसे एग्जाम्पल्स भी देखे हैं कि एक साइड एक रूलर की इमेज इंस्क्राइब्ड है और दूसरे साइड दूसरे रूलर की इमेज इंस्क्राइब्ड है। इससे ऐसा पता चलता है कि जो एक रूलर है वो दूसरे रूलर का वेसल है, यानी कि उसके अधीन होकर अपना राज्य चला रहा है। तो इन कॉइन से भी हमें बहुत कुछ पता चलता है। और कॉइन से हमें और क्या पता चलता है? कॉइन से हमें ये भी पता चलता है कि किसी किंगडम की बाउंड्री कहाँ तक है, किसी किंगडम का इन्फ्लुएंस कहाँ तक है, उसकी ट्रेड कहाँ तक है, ये सारी चीज़ें पता लगती है। ओल्डेस्ट कॉइन्स जो हमारे सब कॉन्टिनेंट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है, वो है पंच मार्क्ड कॉइन्स। पंच मार्क्ड कॉइन्स कौन से होते हैं कि एक शीट ऑफ मेटल को इट इज़ बीटन यानी कि पीट पीट के उसे बनाया जाता है, फिर उसके बाद उसमें से काट दिए जाते हैं ऐसे कॉइन्स। किसी भी शेप के वो कॉइन्स हो सकते हैं और उन्हें क्या कहते हैं? पंच मार्क्ड कॉइन्स। तो सोर्सेज में हम क्या क्या देख चुके हैं अभी तक? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, एपिग्राफिकल सोर्सेज, नुमिस्मैटिक्स। अब हम लास्ट समझ लेते हैं लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज यानी कि लिटरेचर, जो भी लिखा हुआ इवेंट, जो भी लिखी हुई चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं वो आती हैं लिटरेचर में। कैसी? जैसे रामायण महाभारत जो आप हमारे घर सबके घर हैं, जो सब लोग पढ़ते हैं, और वो किस में आती हैं? वो लिटरेचर में आती हैं। अब लिटरेचर किस तरीके की लिटरेचर होती है उसको एक बार देख लेते हैं। तो लिटरेचर इंडिजीनियस टेक्स्ट हो सकते हैं, फॉरेन टेक्स्ट हो सकते हैं। इंडिजीनियस टेक्स्ट मतलब जो राइटर है वो इंडियन है। फॉरेन टेक्स्ट मतलब जो राइटर है वो आउटसाइड के हैं, चाइनीज़ हो सकते हैं, अरेबियन हो सकते हैं, मोरक्कन हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, श्रीलंकन हो सकते हैं। तो वहाँ से भी हमें अपने इंडियन कल्चर के बारे में पता चलता है। उसके अलावा प्राइमरी सोर्स हो सकते हैं, यानी कि फर्स्ट जो आई विटनेस ने लिखा है, फर्स्ट हैंड अकाउंट जो होते हैं आई विटनेस ने लिखा है, या फिर सेकेंडरी इवेंट्स जिन्होंने कहीं से रेफरेंस लिया है, प्राइमरी सोर्स से रेफरेंस लिया है, उसे देखकर वहाँ से चीज़ें निकाल के रिसर्च करके लिखा है, उसे सेकेंडरी टेक्स्ट बोलते हैं। उसके बाद रिलीजियस टेक्स्ट होते हैं और सेकुलर टेक्स्ट होते हैं। रिलीजियस टेक्स्ट जैसे एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? वेदास हैं, पुराण हैं, ओके, ये क्या है? हमारे रिलीजियस टेक्स्ट हैं। और सेकुलर टेक्स्ट हमारे क्या हैं? जैसे कालिदास की जो रचनाएं हैं, कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम है, ठीक है। तो जो सेकुलर टेक्स्ट नहीं है वो क्या होंगे? वो जो रिलीजियस टेक्स्ट नहीं है वो क्या होंगे? सेकुलर टेक्स्ट होंगे, ओके। उसके बाद एक और आता है हमारा क्लासिकल और वर्नैकुलर। क्लासिकल में क्या आता है? क्लासिकल में जो लैंग्वेज संस्कृत में लिखे हुए टेक्स्ट हैं, तमिल में लिखे हुए टेक्स्ट हैं, ये क्या है? हमारी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। वर्नैकुलर क्या होते हैं? जो कॉमन टंग में लिखे गए हैं, जैसे कि प्राकृत में अगर लिखा गया है, जो कि उस टाइम की कॉमन टंग थी, तो प्राकृत में अगर लिखा गया है तो उसे हम वर्नैकुलर टेक्स्ट बोलेंगे। तो हमने शुरुआत की थी हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करके, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिक पीरियड में। तो एक्चुअली हम समझ क्या रहे हैं कि सोर्सेज के बेसिस पे हमने इनको डिवाइड किया था। अब इसे समझते हैं कि प्री हिस्ट्री में कौन से सोर्सेज हमें मिलते हैं। तो प्री हिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ही हमें मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिलते हैं, जो कि हमने देखा है। और प्रोटो हिस्ट्री में हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और एपिग्राफिकल सोर्सेज भी हैं, ठीक है। एपिग्राफिकल सोर्सेज हैं लेकिन हम उन्हें अभी तक डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। इस यहाँ पे स्क्रिप्ट कौन सी है? पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला टाइम पीरियड है जिसे हम प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 तरीके के सोर्सेज हैं इसकी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। वो हैं हमारे पास
आर्कियोलॉजिकल और एपिग्राफिकल सोर्सेज। लेकिन जो हिस्टोरिक पीरियड है उसमें हमारे पास लिटरेचर भी है, जैसे मेगस्थनीज की इंडिका बहुत पुरानी बुक है, हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी है, हमारे पास नुमिस्मैटिक्स भी है, और हमारे पास सभी तरीके की लिटरेचर भी मौजूद है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें हमारे पास सोर्सेज मौजूद हैं, इसीलिए हम इस पीरियड को क्या कहते हैं, हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। ओके, अब इसमें जो हम स्कूल्स में और कॉलेजेस में पढ़ते हैं वो डिवीज़न क्या है, वो एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, इस पार्ट में, इन 3 पार्ट में से डिवाइड किया जाता है। तो एंशियंट में तीनों ही आते हैं, प्री भी आता है, प्रोटो भी आता है और हिस्टोरिक फेज भी आता है। यानी कि एंशियंट में वो ऐसा भी टाइम था जबकि सिर्फ और सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज थे। ऐसा भी टाइम था सिर्फ और सिर्फ जहाँ के जिसके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, आर्कियोलॉजिकल और एपिग्राफिक से पता चलता है। और एंशियंट में ही ऐसा भी टाइम है जहाँ पे पास हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्स भी हैं, एपिग्राफिकल सोर्स भी हैं, हमारे पास लिटरेचर भी है उस टाइम की, और हमारे पास न्यूमिस्मैटिक्स भी हैं उस टाइम्स के। और मिडिवल पीरियड कहाँ से शुरू होता है, टर्किश इन्वेजन, ऐसा आप देख सकते हैं इस इमेज से। टर्किश इन्वेजन के साथ 1206 में 1206 में क्या होता है, दिल्ली सल्तनत की स्टैब्लिशमेंट होती है बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, वहाँ से शुरू होता है मिडिवल फेज। और उसके बाद आप जैसा देख सकते हैं इस इमेज में, ये है बैटल ऑफ प्लासी 1757, यहाँ से शुरू होता है मॉडर्न फेज। ओके, तो हिस्ट्री को हमने अभी तक डिवीजन किया था प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक टर्म्स में, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज, कि क्या क्या सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ अगर टूल्स और या फिर मेटल हम देखें तो इनको प्री हिस्टोरिक पीरियड को स्टोन एज बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टोन के टूल्स यूज़ किए गए हैं। और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड को हम क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ज एज बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्रॉन्ज मेटल बहुत यूज़ किया गया है। और हिस्टोरिक पीरियड को हम क्या बोलते हैं, आयरन एज बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आयरन बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। ये है फर्स्ट लेक्चर, इंट्रोडक्शन टू द हिस्ट्री, और उसका सब डिवीजन हमसे समझा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में करेंगे प्री हिस्टोरिक यानी कि स्टोन एज को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी।